हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद और आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल ज्ञान गुरु आनंद में। तो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर जो कि है ज्ञान गुरु आनंद। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पहले ही पता है कि हम इस चैनल पर लुसेंट बुक को लेकर चल रहे हैं और लुसेंट बुक के मध्यकालीन इतिहास वाले पार्ट को लेकर चल रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पहले ही खिलजी वंश को पढ़ा रखा है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों, वो है तुगलक वंश। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैं शुरू से ही प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों को लुसेंट तो बताऊँ ही, लुसेंट के साथ साथ कुछ जितना हो सके, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं लुसेंट से एक्स्ट्रा कुछ तथ्य जोड़ने की कोशिश करता हूँ, कुछ फिगर के द्वारा भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे वो जो डाटा है, वो जो फैक्ट है, वो आपके माइंड में ज़्यादा दिन तक रहे। और ज़्यादा दिन तक रहेगा तो आप अच्छा एग्जाम में कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो चैप्टर है दोस्तों, ये है तुगलक वंश। तो तुगलक वंश का जो कार्यकाल है वह आपका 1320 से 1398 ईस्वी तक है। लेकिन दोस्तों यह जो 1398 है, ये तुगलक वंश का एकदम अंत 1398 ईस्वी में नहीं हुआ था, अंत हुआ था 1414 में। लेकिन जो मुख्य रूप से जो बोलता है ना, किसी भी वंश का पूरा पतन हो जाना, पूर्णतः धराशाही हो जाना, वह जो हुआ था वह 1398 में ही हुआ था। क्यों? ऐसा क्या हो गया भाई? ऐसा ये हुआ था कि जो तैमूर जो लंग था, तो तैमूर लंग ने हमला कर दिया था कहाँ? भारत पर, और भारत को एकदम तहस नहस कर दिया। तो वो जो तैमूर का आक्रमण था, जिसके कारण तुगलक वंश एकदम खत्म ही हो गया था। इसलिए इतिहासकार जो हैं 1398 ईस्वी को बोलते हैं कि हाँ भाई, तुगलक वंश यहाँ ख़त्म ही हो गया था। लेकिन ख़त्म हुआ है कब? 1414 में। लेकिन बोला जा रहा है कि 1398 ही अंततः ख़त्म हो गया था। ठीक है, चलिए अब दोस्तों खुसरो खां, जिसके बारे में हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि उस खुसरो खां ने क्या किया, मुबारक खिलजी की हत्या करके अपने आप को दिल्ली का क्या बोला कि मैं दिल्ली का सुल्तान हूँ, अपने आप को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर लिया। उस खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। तो क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की? तो किसने की? गयासुद्दीन तुगलक ने। ये गद्दी पर कब बैठा दोस्तों? 1320 ईस्वी में। क्लियर? ठीक है, आइए अब जैसे ही उसने गद्दी धारण की तो उसने कुछ सुधार करने की कोशिश की। तो उनका जो पहला सुधार था, उन्होंने क्या किया कि अलाउद्दीन के समय क्या होता था कि अमीरों को भूमि को ले लिया गया था कि लाओ। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया, अलाउद्दीन के समय जितनी भी भूमि ले गई थी अमीरों की, उस भूमि को उसने वापस लौटा दिया। अच्छा, बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद क्या हुआ कि वही गयासुद्दीन तुगलक है जिसने क्या किया, सिंचाई के लिए कुआं और नहरों का निर्माण कराया। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आता है कि कौन सा ऐसा शासक था जिसने नहरों का निर्माण सबसे पहले किया था? तो आपको क्या बोलना है दोस्तों? गयासुद्दीन तुगलक। क्लियर? इसने कुएं एवं नहरों का निर्माण कराया, और नहरों का निर्माण करने वाला यह पहला कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। क्लियर? अब नेक्स्ट आइए, और यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि इसने अमीरों को भूमि को वापस लौटा दिया। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों ये जो गयासुद्दीन तुगलक था, जो कि 1320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, इसने सबसे पहले नहरों का निर्माण कराया। ये हम लोगों ने देखा। अब नेक्स्ट देखते हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों में तुगलकाबाद नामक एक नया नगर स्थापित किया था। कौन सा नगर? तुगलकाबाद। रोमन शैली से निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ था। इस दुर्ग को छप्पन कोट के नाम से भी जाना जाता है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन हमें एक चीज़ याद रखना होगा
कि ये जो भी तुगलकाबाद है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों हमें याद क्या रखना है कि तुगलकाबाद जो शहर है उसकी स्थापना किसने की? गयासुद्दीन, जीटी में लिख रहा हूँ, गयासुद्दीन तुगलक ने। क्लियर? चलिए, अब क्या है दोस्तों, अब बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आएगी, देखिए सुनिएगा, काफ़ी अच्छा लगेगा आप लोगों को। इसमें क्या था इसमें क्या होता दोस्तों कि वो जो गयासुद्दीन तुगलक था वह जो है वह बंगाल के अभियान पर, बंगाल पर विजय प्राप्त करने के लिए, बंगाल अभियान के लिए वो बंगाल गया हुआ था। अब बंगाल गया हुआ था तो हुआ क्या कि यहाँ जो मोहम्मद बिन तुगलक था, या जूना खां भी उसका नाम है, तो दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है। तो ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर जो एक संत थे जिनका नाम है निजामुद्दीन औलिया। तो ये निजामुद्दीन औलिया जो संत थे, इन्होंने क्या किया कि मोहम्मद बिन तुगलक को इन्होंने बोलना शुरू किया कि तुम में जो है वह राजा की क्वालिटी है, तुम जो है राजा बनने लायक हो, मैंने सपने में देखा था कि तुम राजा बन सकते हो। अब जो यहाँ बंगाल अभियान में गयासुद्दीन तुगलक जो था, इसको गुप्तचरों ने जाके बताया कि सुनिए सुनिए, ये जो है निजामुद्दीन औलिया, ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक को भड़का रहा है कि तुम राजा बन सकते हो, राजा बन जाओ। अब गयासुद्दीन तुगलक को आ गया क्या? गुस्सा। तो गयासुद्दीन तुगलक ने इस दूत को बोला कि तुम जाओ, और निजामुद्दीन औलिया को वो गया, जो दूत गया, और इसने संदेश भेजा और निजामुद्दीन औलिया को धमकाया। क्या धमकाया? इसने धमकाया कि भाई मैं आ ही रहा हूँ, मैं दिल्ली पहुँच रहा हूँ, तुम ना थोड़ा होश में रहो। तो इसने जो धमकाया गयासुद्दीन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया को, तो निजामुद्दीन औलिया ने उसी समय वो सबसे जो इम्पोर्टेंट वाक्य है जो अच्छे अच्छे एग्जामों में आता है, जो निजामुद्दीन औलिया ने उस समय बोला था कि दिल्ली दूरस्थ अस्ते, यानी कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। याद आ रहा होगा आप लोगों को। तो ये क्वेश्चन, ये कोट आता ही है कि किसने कहा था कि दिल्ली दूरस्थ अस्ते, किसको कहा था, सिचुएशंस क्या थे। ठीक है, तो निजामुद्दीन औलिया ने बोला दिल्ली दूरस्थ अस्ते, यानी दिल्ली अभी बहुत दूर है। तो ये जो कहानी हुआ था, ये इन दोनों के बीच जो विवाद हो गया था, तो अब जैसे ही गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान से लौटा, तो उसके लिए क्या किया था, लकड़ी का महल बनाया गया था। किसने बनाया था? जूना खां या मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे हम MBT में शॉर्टकट में बोलेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसके लिए लकड़ी का महल बनवाया। तो लोगों का ऐसा कहना है कि वो लकड़ी का महल जानबूझकर मोहम्मद बिन तुगलक के लिए, तुगलक ने बनाया था। किसके लिए? गयासुद्दीन तुगलक के लिए, कि उसमें वह दब के मर जाए, और हुआ भी ऐसा ही। तो इसके प्रति जो इतिहासकारों का अलग अलग मत है। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, ये क्या बोलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने ही लकड़ी का महल बनाया था जिसमें गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। कुछ का कहना था कि गयासुद्दीन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया जो एक संत थे, तो उनका जो अपमान किया था, इसलिए ये अल्लाह का कहर था। तो अनेक बातें हैं, वो चल रही हैं, चलती रहेंगी। तो आपको बस इतना याद रखना है कि 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई, और गयासुद्दीन तुगलक जो है वो बैठा कब था? 1320 ईस्वी में। क्लियर? वो महल किसने बनाया था? बनाया था MBT ने। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है वह दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। और वो जो गयासुद्दीन तुगलक था, वो तो उसकी मृत्यु हो गई, तो उसको जो क्या बोलते हैं, जो उसका जो मकबरा बनाते हैं, वह मकबरा दिल्ली में आज भी है, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। देखिए दोस्तों, यही है गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, दिल्ली। अब कहानी शुरू किसकी होगी? अब कहानी शुरू होगी मोहम्मद बिन तुगलक की। तो मध्यकालीन सभी सुल्तानों में जो मोहम्मद तुगलक था, इसको सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति कहा जाता था।
और इसने काफ़ी ऐसे कार्य भी किए जिससे अपने युग का ये सबसे उल्लेखनीय शासक बन बैठा। उसने धर्म और दर्शन का गहरा अध्ययन किया था। वह बहुत ही क्या बोलते हैं कुशाग्र बुद्धि और खुले दिमाग वाला व्यक्ति था। तो दोस्तों लेकिन उसने कुछ ऐसे काम भी किए जिसके प्रति क्या हुआ, लोगों का जो है क्या बोलता है उसके प्रति बुरा भी बोलते थे। तो आखिर क्या किया उसने, जो लोग जो है उसको स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु भी बोलते थे। इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो उसने कुछ ऐसी सनक भरी योजनाएं लागू की जिससे काफ़ी नुकसान हुआ। इसी कारण लोग उसे स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु और भी अभागा, आदर्शवादी बहुत चीज़ कहते थे। इसका कारण क्या है दोस्तों कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था वह ठीक है समझदार तो था, लेकिन वह हर चीज़ में जल्दबाजी करता था, बहुत रेस्टलेस था, अधीर व्यक्ति था, हर चीज़ में जल्दी 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 जल्दी। इस कारण उसकी जो योजनाएं जो अच्छी हो योजनाएं भी खराब हो जाती थी। चलिए अब देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम आना ही है क्वेश्चन, एकदम आता है कि बताइए कि अमीर कोही जो स्थापना है वह किसने की। तो आप लोग दोस्तों अब तो सबको पता चल गया है किसने की, मोहम्मद बिन तुगलक ने की। किसके विकास के लिए की, कृषि के विकास के लिए। क्लियर, इसके बारे में मैं भी डीपली बताता हूँ लुसेंट से थोड़ा हट के। अब देखिए सेकेंड लाइन क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। इस पे भी कहानी है, मज़ा आएगा। तो चलिए दोस्तों इसको जानने के लिए हम इस चार्ट पे चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बहुत सारी योजनाएं लाई गई, लेकिन मुख्यतः जो है ये 4 योजनाएं हैं जो एग्जाम में भी आते हैं और हमें इन पे फोकस करना है। जो पहली योजना है आइए हम उसको देखते हैं। पहली जो योजना है यह है दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। तो 25 में ये महाराज गद्दी पर बैठे। अब गद्दी पर बैठे तो 1326-27 में इन्होंने क्या किया कि दोआब जो क्षेत्र था वहाँ कर वृद्धि कर दिया। तो आपको पता ही है कि दोआब क्षेत्र उपजाऊ होता है, तो वहाँ पर कर भी बढ़ाया है इसने। तो कितना बढ़ा दिया, 50%, नॉट 15, 50% तक इसने कर बढ़ा दिया दोआब क्षेत्र में। अब देखिए दोस्तों इसका भाग्य कितना खराब है, उसी वर्ष दोआब में भयंकर अकाल पड़ गया। अब क्या हुआ, जिससे पैदावार जो है वह प्रभावित हुई। अब जो तुगलक के जो अधिकारी थे, जो सैनिक थे, इन्होंने जबरन कर वसूलना शुरू किया और उस क्षेत्र में क्या हो गया, विद्रोह हो गया। अब विद्रोह हो गया तो सारा अस्त व्यस्त हो गया हर चीज़। तो इसीलिए क्या हुआ, तुगलक की यह योजना जो है असफल हो गई। अब इसी असफल योजना के कारण तुगलक ने फिर क्या किया, वही जो हमने देखा अमीर कोही, जो किसी के विकास के लिए अभी जस्ट हमने नीचे देखा था, अमीर कोही की स्थापना की। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि अच्छा करता था लेकिन खराब हो जाता था। अब अमीर कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कर दी। तो इसका काम क्या था कि कम रुपए में वह किसानों को ऋण देता था। ठीक है, कम रुपए मतलब कम ब्याज पर, बोलते हैं ना कि इंटरेस्ट रेट जो था वह कम था। बोला जाइए आप कृषि कीजिए। तो चीज़ें सही चलने लगी, लेकिन हुआ क्या, सरकारी कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार शुरू कर दिया। अब भ्रष्टाचार शुरू हो गया तो बेचारा फिर मोहम्मद बिन तुगलक परेशान। तो उसने क्या किया, खिन्न होकर 3 वर्ष के पश्चात समाप्त कर दिया अमीर कोही को भी। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट दूसरे योजना में भी आते हैं। दूसरी योजना क्या है दोस्तों, राजधानी का परिवर्तन। ये भी इसने 1326-27 में किया। इसकी भी एक अलग ही कहानी है बताता हूँ। देखिए हुआ क्या था कि दिल्ली सल्तनत पर मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था और मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा सल्तनतकालीन शासक था जिसने भारत पे सल्तनत काल का सबसे ज़्यादा विकास किया दोस्तों। जी हाँ, तो ये जो है दिल्ली से दक्षिण की ओर भी जाने लगा, वहाँ के भी राज्यों को अपने वश में करने के लिए। अब हुआ क्या दोस्तों, अरे भारत तो बड़ा है ना, भारत बड़ा देश है। तो जब वो साउथ की ओर जब
वहाँ के क्षेत्रों को जीतने लगा तो वहाँ पे नियंत्रण तो चाहिए, आप जहाँ जीत रहे हैं वहाँ नियंत्रण तो चाहिए। तो उसने सोचा कि एक काम करते हैं, दिल्ली में राजधानी है ही, अब चलते हैं हम लोग दौलताबाद राजधानी बनाते हैं, इससे साउथ पे मेरा कमांड रहेगा। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, तुगलक ने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी, जिसका नाम बाद में दौलताबाद रखा, स्थानांतरित तो कर दिया। लेकिन हुआ क्या कि जितने भी लोग जो हैं वह दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद जा रहे हैं, तो दौलताबाद साउथ में है, तो उतने दूर का रास्ता वो लोग तय करते थे, तो रास्ते में बहुत लोग मरे भी, उनकी मृत्यु हो गई। कितने लोग वहाँ गए तो अपना सब कुछ घर बार जो उनका दिल्ली में था उसको छोड़ के, परिवार को छोड़ के जाके वहाँ बसना, तो लोग एडजस्ट नहीं कर पाए, तो उस पर भी वहाँ विद्रोह हुआ। और ख़ुद मोहम्मद तुगलक भी गया तो उसको क्या देखने को मिला कि यहाँ आने पे उसका दिल्ली में सब कुछ इधर उधर हो रहा है। तो इस कारण क्या हुआ कि अंत में मोहम्मद बिन तुगलक परेशान हो गया और उसने क्या किया कि जो राजधानी परिवर्तन की जो उसने बात सोची थी वो छोड़ के वह पुनः दौलताबाद से दिल्ली वापस आ गया कि ना भाई चलो आप लोग भी जाइए, प्रजा को भी बोल दिया और खुद भी चला आया। तो ये थी राजधानी परिवर्तन की कहानी। ठीक है दोस्तों, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों मैं थोड़ा डीपली बता रहा हूँ क्योंकि इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को याद रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। इसकी भी अलग ही कहानी है। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, देखिए मोहम्मद बिन तुगलक कब बैठा गद्दी पे, 1325 में। अब दोस्तों देखिए मैं यही बोलने वाला था कि जो उसने सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन कराया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, अब कहानी इस पे है कि आखिर इसमें क्या हुआ। तो दोस्तों इसमें हुआ क्या था कि कुछ जो उस समय क्या हुआ था कि पूरे विश्व में चांदी घट गया था। तो चांदी घटने के कारण क्या हुआ था कि चांदी के सिक्के जो थे वो टकसाल में बन नहीं पा रहे थे। तो नहीं बन पा रहा था तो पूरा विश्व इससे परेशान था। तो लोगों ने क्या किया, सांकेतिक मुद्रा चलाना शुरू किया। अब सांकेतिक मुद्रा चलाना शुरू किया तो उस समय क्या हुआ, चाइना और ईरान जो है, इन लोगों के तो उस समय जिनका शासन था चीन और ईरान पर, उन लोगों ने इसमें सफलता प्राप्त की। तो चाइना का जो एक शासक था उसका नाम था कुबलई खां, उसने कागज़ की मुद्राएं चलाईं और उसका प्रयोग एकदम सफल हुआ। और फारस का एक शासक था गाई खातू खां, उसने चमड़े का सिक्का चलाया और उसमें भी वो सफल हुआ। तो इन सब को देखकर मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा कि चलो भाई हम भी क्या करते हैं, कोई सांकेतिक मुद्रा चलाते हैं। और उसने क्या किया, कांसा का सांकेतिक मुद्रा चलाना शुरू किया। लेकिन इसमें भी दो इतिहासकारों में आपस में होता है कि नहीं भाई उसने तांबा का चलाया था, कोई बोलता है कांसा का चलाया है, लेकिन ज़्यादातर हम लोग कांसा ही देखते हैं। लेकिन खैर, तो वो जो सांकेतिक मुद्रा उसने चलाया तो वो असफल हो गया। क्यों असफल हो गया, असफल इसलिए हुआ कि मुद्राओं को ढालने का, जो सांकेतिक मुद्रा जो तांबा या कांसा का था, उसको ढालने के लिए जो टकसाल बने हुए थे, तो वहाँ पर क्या हुआ कि लोगों ने अपने घरों में भी टकसाल बनाना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ कि अब लोग जा रहे हैं और कांसे के सिक्के के बदले चांदी का सिक्का मिल रहा है, तो लोग क्या करते थे, घर में बनाना शुरू कर दिए और वहीं जाके देने लगे। तो पता चला कि भाई ये सब तो, ये क्या बोलते हैं, डुप्लीकेट है। तो वहीं पर उसको क्या कर दिया गया, राज दरबार के बाहर ही लोगों से लेके इकट्ठा कर दिया जाने लगा। उसके वजन को देख के उस समय जांच होता था कि किसका वजन है, ये ओरिजिनल है ये नहीं है, ये वजन से जांचा जाता था, जांच होती थी उसकी। तो जब उसको तौला गया तो सब फेक निकलने लगा। तो वहीं पर क्या हुआ, अंबार लग गया तांबा और कांसा के सिक्कों का। तो इसी कारण क्या हुआ, ये जो योजना है ये भी असफल हो गई और काफ़ी आर्थिक लॉस हुआ मोहम्मद बिन तुगलक को। दोस्तों अब इसके बाद जो है वह नेक्स्ट योजना उसका क्या था, वह था आपका खुरासान एवं कराचिल का अभियान होगा शायद। हाँ, खुरासान एवं कराचिल का अभियान, इसकी भी अलग कहानी है, आइए देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, खुरासान में क्या हुआ कि मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि खुरासान को जीतने के लिए मोहम्मद तुगलक ने
मतलब मान के चलिए 3,70,000 सैनिकों की विशाल सेना को एक वर्ष का पूरा वेतन दे दिया। अब सैनिकों को पूरा एक साल का वेतन मिल गया तो वो लोग भी तो भाई खुश हो गए कि चलो भाई 1 ईयर का वेतन मिल गया, सैनिक भी खुश। लेकिन हुआ क्या, जिस खुरासन को जीतने के चक्कर में उसने एक साल का वेतन दे दिया, उसी खुरासन से क्या हुआ, युद्ध नहीं हुआ, बल्कि ऐसा कंडीशन बना कि उनके मध्य जो है वो समझौता हो गया, भाई भाई हो गया। अब जो वेतन इन लोगों को दे दिया इनसे वापस भी नहीं ले पाया, तो इस कारण फिर से उसको इकोनॉमिक लॉस हुआ खुरासन वाले में। अब आते हैं दोस्तों कराचील में। तो कराचील जो था दोस्तों, यह एक क्या बोलते हैं, पहाड़ी एरिया था ये कराचील। अब कराचील को जीतने के लिए जैसे ही उसकी सेना जो है उस पहाड़ी एरिया में गई, उस जंगली एरिया में गई, तो जंगल में ही भटक गई। तो एक इतिहासकार है ये, जो उस समय एक आया था, ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में वो आया था, आगे हम देखेंगे, वो नाम था उसका इब्न बतूता। तो इब्न बतूता आया, उसने लिखा है ऐसा कि उस कराचील अभियान में इतने सैनिक गए थे लेकिन वापस सिर्फ 10 आए। तो एक तरह से ये खुरासान एवं कराचील का जो अभियान है ये अभी जो क्या हो गया, असफल हो गया। क्लियर, समझ गए दोस्तों। चलिए अब देखिए दोस्तों, अब अमीर कोही के बारे में आपको सब समझ में आ गया होगा। अब आपको राजधानी जो है दौलताबाद स्थापित होगी, इसके बारे में सब समझ में आ गया। और मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने प्रत्येक मलिक को सम्मान में 2 पोशाक दिया करता था, एक जाड़े में एक दूसरा गर्मी में। ठीक है, उसका जो मलिक जो होता है, एक क्या अधिकारी होता है, कुछ पोस्ट होता है, उसको ये सम्मान में 2 पोशाक दिया करता था कि जाड़ा में और गर्मी में भाई तुमको 2 पोशाक मिलेगा। ठीक है, और दूसरा क्या है कि डाक प्रबंधों के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के लिए ताज़े फल जो है वो खुरासन से मंगाए जाते थे और पीने के लिए गंगा जल मंगवाया था। खैर ये सब तो कहानियाँ हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ कहा था कि जो उसने सिक्के चलाए उसमें कहा जाता है कि जो कांसा जो है, तो जो फरिश्ता था उसने कहा कि कांसे का सिक्का था और बर्नी ने बोला तांबा का सिक्का था। लोगों का अलग अलग मत है और उनका मूल्य जो है वह चांदी के रुपए के टंका के बराबर होता था। ठीक है, एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी है। चलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि अफ्रीकी यात्री आया था किसके समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। और हमें पता ही है कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो कार्यकाल है वह 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक है। तो इसके बीच में जो आएगा वो किसके शासनकाल में आएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आएगा। तो 1333 ईस्वी में कौन आया था, अफ्रीकी यात्री आया था। कौन, इब्न बतूता, मोहम्मद बिन एमबीटी के समय में। एकदम हीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। और सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया और यह इतना समझदार था कि उससे प्रभावित होकर 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे क्या किया, राजदूत के रूप में चीन भेज दिया। 1342 ईस्वी में इब्न बतूता, एकदम याद रखिए। देखिए अफ्रीका से इब्न बतूता चला और कहाँ पहुँचा, इंडिया। कब पहुँचा, 1333 में। किसके शासनकाल में, एमबीटी। ठीक है, और इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी दोस्तों, एकदम इंपॉर्टेंट, कौन सी पुस्तक लिखी थी, रेहला। इब्न बतूता ने कौन सी पुस्तक लिखी, रेहला। देखिए दोस्तों यहाँ रेहला, इसमें मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। और इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना, डाक व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। इसने नगारों के भारी ध्वनि के बीच एक स्त्री के सती होने का भी दृश्य का वर्णन किया। ये इसका अपना किताब में वर्णन है कि उस समय सती प्रथा भी होती थी, वही उसने बताया है। ठीक है, मोहम्मद तुगलक के समय जिया नक्शबी पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं की एक श्रृंखला को फारसी में अनुवाद किया था। इस पुस्तक का नाम तूतीनामा था। ठीक है, तो संस्कृत कथाओं की एक श्रृंखला को फारसी में अनुवाद जो किया था वो किसने किया था, बताइए, जिया नक्शबी। वो पहला ऐसा व्यक्ति था और इस पुस्तक का नाम क्या था, तूतीनामा।
तूतीनामा क्यों था? इसमें एक तोता एक ऐसी विरहनी नायिका को कहानी सुनाता है जिसका पति यात्रा पे गया है। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट देखिए, मोहम्मद तुगलक ने जिन प्रभु सूरी नामक जैन साधु को अपने दरबार में बुलाकर सम्मान प्रदान किया था। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक की खासियत थी कि वह जो है सिर्फ हिंदू और मुसलमान योगियों, हिंदू योगियों और मुसलमान रहस्यवादियों से कांटेक्ट में नहीं रहता था, बल्कि जैन धर्म वाले मुनियों के भी कांटेक्ट में रहता था, उनको भी सम्मान देता था। माने एक तरह से सभी धर्मों के साधुओं को वो सम्मान देता था, ऐसा कहा गया है। तो उसी में जैन साधु था और जिन प्रभु सूरी उसको भी उसने सम्मान दिया। क्लियर? अब क्या है दोस्तों, अब है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु। तो क्या हुआ दोस्तों, 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में इसकी मृत्यु होगी। कहानी क्या थी दोस्तों कि जो तुगलक था, राजधानी तो उसकी दौलताबाद हो नहीं पाई, उसको फिर वो दिल्ली आ गया। तो क्या हुआ दोस्तों, जब वो लौट के आया तो उस समय अलग अलग जगहों पर क्या हुआ, विद्रोह शुरू हुआ। वो विद्रोह दबाता था, फिर इधर विद्रोह शुरू हो जाता था, इधर दबाया तो उधर शुरू हो गया। उसी क्रम में बंगाल और सिंध में क्या हुआ, विद्रोह शुरू हो गया। तो वो बेचारा चल पड़ा, सॉरी मतलब जो भी रहे, ठीक है, वो चल पड़ा। तो चल पड़ा तो एक सिंध पाकिस्तान में, सिंध जाने के क्रम में, सिंध में पहुंचने के क्रम में, वहाँ विद्रोह दबाने के क्रम में थट्टा में जो है 1351 ईस्वी में एमबीटी मर गया। एमबीटी मर गया, ठीक है, याद रखिएगा थट्टा में। अब क्या कहानी क्या हुई दोस्तों कि थट्टा में तो मर गया। अब मोहम्मद बिन तुगलक की कहानियाँ कुछ और हैं, यहाँ तो डायरेक्ट इनोसेंट में दे दिया मरने वाला, लेकिन अब इसके बाद हाँ देखिए इसके नीचे और भी है। तो मोहम्मद बिन तुगलक क्या हुआ दोस्तों, जैसे ही वो क्या हुआ साउथ से फिर नॉर्थ की ओर आना शुरू हुआ, तो साउथ में कुछ कुछ जो राज्य थे वह फिर से अपने आप को स्वतंत्र करने लगे और एक राज्य की स्थापना करने लगे, स्वतंत्र राज्य की स्थापना। तो एमबीटी तो भाई नॉर्थ में आ गया, दिल्ली में। अब इन्हीं स्वतंत्र राज्यों में से 2 स्वतंत्र राज्य जो इसकी स्थापना हुई थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला जो है वह दोस्तों क्या है, विजयनगर साम्राज्य, जिसकी स्थापना 1336 में किसने की थी बताइए? 2 भाई थे, हरिहर एवं बुक्का। क्लियर? आइए दोस्तों देखिए, विजयनगर साम्राज्य यहाँ तक, तो ये तो भाई दिल्ली चले गए। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, किसने की? 2 भाइयों ने। किसने? हरिहर एंड बुक्का ने। कब किया? 1336 ईस्वी में। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं क्या बताऊं, 1336, ठीक है, 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की। ये हो गया विजयनगर साम्राज्य। और एक और साम्राज्य था दोस्तों, वो कौन था? बहमनी साम्राज्य। कौन था? बहमनी। इसकी स्थापना कब हुई? 1347 ईस्वी में। वह 1336 में और यह 1347 ईस्वी में हुआ। और इसकी जो स्थापना की दोस्तों वह किसने की बताइए? अलाउद्दीन बहमन शाह, नाम से ही अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। कब की? 1347 ईस्वी में। क्लियर? अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमानी राज्य की स्थापना की। अब दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी क्या लिखता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कोट है, आता रहता है कि किस राजा के मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी ने लिखा है कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। तो कौन सा राजा था? वह था अपना बोलते हैं सभी का जो भी हो, एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। अब मोहम्मद बिन तुगलक जो था वह किसका? वह शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला सुल्तान था, पहला शासक था जो अजमेर में शेख मयूनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सलार मसूद गाजी के मकबरे में गया। ठीक है, कोई बात नहीं।
उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। और उसने क्या किया, बदायूं में मीरन मुल्हिम, दिल्ली में शेख नियामुद्दीन औलिया और मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजुधन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनाए, ठीक है। उसने मकबरे बनाया और कितने कितने संतों से मिला भी, ठीक है, अच्छा बात है। तो दोस्तों ये हुआ मोहम्मद बिन तुगलक का पूरा कहानी, जितना मैं बता सकता था। अब क्या हुआ, तुगलक तो थट्टा में मोहम्मद बिन तुगलक तो मर गए। अब जो आया वो आया फिरोज तुगलक। जी हाँ, तो फिरोज तुगलक ने अपना जो राज्याभिषेक कराया तो उसी थट्टा में कराया जहाँ मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई 20 मार्च 1351 ईस्वी को। लेकिन वह जैसे ही राजधानी दिल्ली पहुंचा 1351 ईस्वी में, अगस्त 1351 ईस्वी में, उसने फिर से राज्याभिषेक कराया। वहाँ हड़बड़ी में करा लिया होगा, फिर से आया दिल्ली, फिर एकदम शान शौकत से कराया। तो दोस्तों ऐसा ही मुगल काल में भी हुआ था। वो किसने कराया था, आई थिंक औरंगजेब ने कराया था। उसने भी 2 बार कराया और सल्तनत काल में फिरोज शाह तुगलक ने कराया, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक कब आया, 1351 में, ठीक है। 2 बार इसने अपना राज्याभिषेक कराया, ठीक है, एक बार थट्टा में और एक बार दिल्ली में। अब दोस्तों आइए, और उपाधि क्या धारण की, कासिम अमीर अल मोमिन, ठीक है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर, ये इम्पोर्टेंट है कि उसने क्या किया कि अपने शासनकाल में उसने 24 कष्टदायक कर थे, उसको समाप्त करके सिर्फ 4 रखा, ठीक है। उन चारों में क्या था, एक खराज था जिसे हम लगान कहते हैं, एक खुम्स था जो युद्ध में लूट का माल था, और एक जजिया था और एक जकात था। सिर्फ 4 कर रखा फिरोज शाह तुगलक ने, खराज, खुम्स, जजिया और जकात। अब देखिए दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जजिया जो है वो किस पर लगता है और जकात किस पर लगता है। तो इसको याद क्या कीजिएगा दोस्तों, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, इसको याद करने का ट्रिक क्या हो सकता है कि जजिया, तो जजिया याद रखिए हिंदू पर लगता था, ब्राह्मणों पर लगता था। और जकात जो है, देखिए जकात में आप का हटा दिए तो हो गया जात, मतलब अपना जात। तो मुसलमान लोग जो थे वह अपने जात पर क्या लगाते थे, जकात लगाते थे। उस समय तो मुसलमान शासक ही थे, तो बस ऐसे ही याद रखना है, कुछ और नहीं सोचना है। तो जकात जो था, जकात जकात अपने जात पर, कौन, मुसलमान। तो इसलिए याद क्या रखना है कि जकात जो लगता था वह मुस्लिम पर लगता था, और जजिया जो लगता था वो किस पर लगता था, जजिया लगता था ब्राह्मणों पर, हिंदुओं पर, ठीक है। तो ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला सबसे पहला शासक जो था वो कौन था, फिरोज तुगलक था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एकदम रट लीजिए कि ब्राह्मणों पर जजिया कर जो लगाया वो सबसे पहले किसने लगाया, फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। वो पहला मुसलमान शासक जिसने लगाया था। और इसने जो है एक नया कर, सिंचाई कर भी लगाया फिरोज शाह तुगलक ने, जो 1/10 था। क्लियर। अब क्या हुआ, सबसे बड़ी इसमें एक और चीज़ आता है कि हमने देखा कि सबसे पहले नहर का जो निर्माण कराया वो किसने कराया, आपका गयासुद्दीन तुगलक ने। लेकिन सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण जो कराया, किसने कराया, फिरोज शाह तुगलक ने, FST। क्लियर, सबसे ज़्यादा। अब दोस्तों देखते क्या है, फिरोज शाह तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की, 300 नया नगर, जी हाँ। तो उसमें क्या क्या था, आइए देखते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, हिसार, फिरोजाबाद, हिसार आपका हरियाणा में है, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, या फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, दिल्ली वही लमसम में है फिरोजाबाद। और आपका ये क्या बोलते हैं, फतेहाबाद, ये आपका हरियाणा का एक ज़िला है। जौनपुर जो है ये उत्तर प्रदेश है, और फिरोजपुर जो है ये पंजाब में है। तो ऐसे ऐसे इसने 300 नए नगर की स्थापना की। और क्या हुआ दोस्तों कि इसने अपने शासनकाल में खिजराबाद मैंने टोपरा गांव का एक स्तंभ लेख था जो इसका था, अशोक का था, और एक मेरठ का स्तंभ लेख था। दोनों को लेकर ये कहाँ आ गया, दोनों को ले आया कहाँ, दिल्ली। दोनों को कहाँ ले आया, दिल्ली। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि इन दोनों स्तंभ लेखों को कौन दिल्ली लाया, फिरोज शाह तुगलक। किसका अभिलेख था, अशोक का, ठीक है। तो एक कौन था, खिजराबाद वाला, ये देखिए, और एक है दिल्ली का टोपरा, खिजराबाद दिल्ली का टोपरा, दोनों को कौन लाया, फिरोज शाह तुगलक। किसका था, अशोक का। क्लियर।
अब सुल्तान तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं विधवाओं के लिए एक दीवाने खैरात की स्थापना की। इसने ना बहुत सारे इस तरह के दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान की स्थापना की थी। ये फिरोज शाह तुगलक काफ़ी फेमस है ये इसके लिए। तो मुस्लिम महिलाओं और विधवाओं लड़कियों के लिए इसने क्या स्थापना किया? दीवाने खैरात का। अब दोस्तों क्या है कि ये देखिए, ये क्वेश्चन एकदम ज़बरदस्त, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कहीं भी जीके आता हो, कोई भी अगर स्टेट कमीशन भी है, वहाँ ये क्वेश्चन बनता ही है कि बताइए कि किस राजा के पास सबसे अधिक दास थे? जी हाँ, 1,80,000 दास किसके पास? फिरोज शाह तुगलक के पास। तो ऐसा कारण क्या है भाई? क्या कारण क्या था कि इसके पास ज़्यादा दास थे? कारण यह था दोस्तों कि फिरोज शाह तुगलक जहाँ भी आक्रमण करता था, जहाँ भी विजय प्राप्त करता था, वहाँ पर जो भी नवयुवक उसे मिलते थे अच्छे अच्छे फैमिली के, ठीक है, अच्छे खासे यानी बलिष्ठ, उन सब को ये अपना गुलाम बना लेता था। तो इस कारण जहाँ जहाँ उसे सफलता मिलती गई, वहाँ वहाँ इसने लूटपाट किया और जो भी लोग थे वो सब लोगों के जो बेटे जो बलिष्ठ थे उसको लेके यहाँ के दास बना लिया। इस कारण उसके दासों की संख्या भी क्या हुई दोस्तों? बढ़ती गई। क्लियर? अब यहाँ हमने दीवाने खैरात है, तो दीवाने खैरात किसके लिए था? वह महिलाओं, विधवाओं और लड़कियों के लिए था। लेकिन अब दोस्तों देखिए, इसने फिर से एक दीवाने बंदगान की स्थापना की। बंदगान से ही पता चल रहा है कि दासों के लिए किया। और ये सबसे इम्पोर्टेंट, देखिए यहाँ इतना छुप के इसको लिखा गया है, लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसने भी सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। जी हाँ, बाप है, फिर बेटा है, फिर पोता है, समझे? मतलब कि सैनिक का बेटा सैनिक बनेगा, ठीक है, वो उसने उसको वंशानुगत बना दिया। इससे काफ़ी बाद में विद्रोह भी हुआ। खैर, हमें इतना जानना है कि इसने वंशानुगत बनाया था, ठीक है। अब इसकी जो आत्मकथा थी वह थे फुतहाते फिरोज शाही, जिसकी आत्मकथा है, ठीक है, तो इसने खुद रचना की थी। और इसने जो है वह बर्नी एक इतिहासकार था, और शमसे सिराज उसको भी अपना संरक्षण दिया। दूसरी एक खास बात है ये फिरोज शाह तुगलक की कि इसने जो है पुस्तकालय से काफ़ी किताबों को लूटा। तो उसमें एक ज्वालामुखी मंदिर था, उसमें पुस्तकालय में काफ़ी ग्रंथ थे, तो उसने उस ग्रंथों को लूटा, और वो सब जो थे वो संस्कृत में थे, अनेक भाषाओं में थे। तो इसने क्या किया, फिरोज शाह तुगलक ने उसका फारसी में अपवाद क्या बोलते हैं, फारसी में उसका क्या बोलते हैं सिट फारसी में उसका अनुवाद कराया। और किसने कराया? ये किससे कराया? अपाउद्दीन से। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा स्लिप कर गया। तो अपाउद्दीन से उसने इन 1300 ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया, सोच लीजिए। और फिर उसको वो पढ़ा, उससे गेन किया कि भाई क्या होता था, इन लोगों में क्या लिखा गया इन बुकों में। अब दोस्तों, इसने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी कराए, जिससे अद्धा एवं भिख कहा जाता था। चांदी और तांबे दोनों के मिश्रण से निर्मित सिक्के इसने फिरोज शाह तुगलक ने जारी करवाए थे। और फिरोज शाह तुगलक की जो मृत्यु हो गई, फिरोज शाह तुगलक की जो मृत्यु हुई वह 1388 में हो गई। जी हाँ, 1388 में। और ये देखिए फिरोज शाह तुगलक का मकबरा है। इस पर भी क्वेश्चन आता है कि बताइए कि फिरोज शाह तुगलक का जो मकबरा है वह कहाँ है? तो कहाँ है? हौज खास में। हौज खास कहाँ है? दिल्ली में, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक का मकबरा हौज खास, दिल्ली। फिरोज काल में निर्मित खाने जहाँ तेलंगानी के मकबरे की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। मतलब इतना अच्छा वो मकबरा बनाया गया था कि जेरूसलम में निर्मित एक उमर का मस्जिद है, उससे उसका तुलना किया गया था। अब देखिए दोस्तों, सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण कराया। जी हाँ, कोटला फिरोज शाह दुर्ग, इसका भी स्थापना किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने किया। नाम से ही पता चलता है, बस याद रखना है, तुगलक है, खिलजी नहीं है, ठीक है। फिर कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण कराया। और एक और वो स्टेडियम भी है, ये फिरोज शाह कोटला जो स्टेडियम है वो भी इसके नाम से बनवाया गया था। लेकिन वो उसके नाम से बनवाया गया है, ये इसने खुद बनाया था। अब देखिए दोस्तों, तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था वह नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था, और इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया। तो जैसा कि दोस्तों ये नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि तुगलक वंश में काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ, और काफ़ी दूर दूर तक राज्यों को उसने अपने हक में किया। तुगलक वंशीय जो सुल्तान थे,
ठीक है। उनमें मोहम्मद बिन तुगलक ने काफ़ी दूर दूर तक किया। तो ये जो नसरुद्दीन महमूद तुगलक था, तो सब अब उतना एबल नहीं थे, उतना लायक नहीं थे, तो धीरे धीरे उसका संकुचन होने लगा, क्योंकि सब अपना अपना स्वतंत्र राज्य बना रहा है और राजा में उतना कुछ क्वालिटी रहा नहीं, तो इसलिए वो दिल्ली से पालम तक ही इसका काल रहा, इसका क्या बोलते हैं, एरिया रह गया। देखिए ये हुआ दोस्तों, ये पूरा का पूरा तुगलक वंश का है। सोचिए कि एक तरह से मुझे लगता है कि अप्रोक्स सारा भारत में इन्होंने अपना शासन स्थापित कर लिया था तुगलक वंश में। देखिए मैप से ही पता चल रहा है। अब दोस्तों, तो अब क्या हुआ, जो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था उसी के समय में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, उसी के समय में 1398 ईस्वी में किसी का हमला हुआ था। बताइए किसका हमला हुआ था? जी हाँ, हमला हुआ था किसका? तैमूर लंग का। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आता है कि तैमूर लंग ने किसके शासन काल में दिल्ली पर आक्रमण किया, भारत पर आक्रमण किया? तो 1398 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ और उसने तहस नहस कर डाला, सब कुछ खत्म कर डाला, और जो भी जो मजदूर वर्ग के थे या जो कारपेंटर थे, कॉबलर थे, या जो अच्छा अच्छा शिल्पकारी थे, सबको अपने साथ ले गया। चलो, तो इस तैमूर लंग को दोस्तों याद रखना है, काफ़ी क्वेश्चन इससे आते हैं। तो क्या याद रखना है कि तैमूर लंग कब आया था? तैमूर लंग आया था 1398 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में। और इसने तुगलक वंश को एकदम क्या कर दिया? चौपट ही कर दिया, ख़त्म कहानी कर दिया उनका। ठीक है, ऐसे कुछ देर तक और चला, लेकिन इसने 90% साफ ही कर दिया। अब क्या हो दोस्तों, अब वही नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय ही एक मलिक कुसर्क की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा जो था मलिक सरवर, क्या नाम था उसका? मलिक सरवर, मलिक कुसर्क की उपाधि धारण कर मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। किसने की? मलिक सरवर। मलिक सरवर क्या था? एक हिजड़ा था, इसने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, जौनपुर। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों आपका तुगलक वंश। मैंने काफ़ी कोशिश किया है कि लुसेंट से हट के भी कुछ बताने का, तो दोस्तों अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा, और कुछ कमी हो तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं सुधार करने की कोशिश करूँगा। और बहरहाल दोस्तों काफ़ी कोशिश किया है, बस लाइक करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं सही रास्ते पे हूँ कि नहीं। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय।